एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक होगा 11 जनवरी 2022 को सीटेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर का ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे जो 15 ईवीएस होता है और 15 ईवीएस पेडागोजी। ये 30 प्रश्नों का हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और इस 30 के अलावे भी आपको इसके अलावे भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इन प्रश्नों का हम सिर्फ आंसर बता दिए पढ़कर ऐसी नहीं होगी, आप इसके अलावे भी। और फिर आप देखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे हुए थे और आने वाले जो सीटेट दिसंबर 2022 में हैं, आपको इनसे बहुत मदद मिलेगा। और जैसे कि पता है आप लोगों को, जो रेगुलर नियमित मेरा वीडियो देखने वाले जो दर्शक हैं, वो आपको पता है कि हम प्लेलिस्ट अलग अलग बनाए हुए हैं ईवीएस का, सीडीपी का और हिंदी पेडागोजी का। तो ये एक एक करके जो 2021-22 में जितना भी प्रीवियस ईयर सीटेट का है, हम टोटल आपका सीटेट दिसंबर 2022 आते आते हम टोटल कराएंगे। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला आपको वीडियो मिलते रहे दोनों। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा पाव छूट गया, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी। तो ये जैसे इडली, डोसा ये सब आ जाता है तो ये समझ जाइए कि ये दक्षिण भारत का भोजन है। तो तेलंगाना गुजरात का नहीं है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का है लेकिन उड़ीसा का नहीं है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ये दोनों का है, गोवा का नहीं। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से गुजरना नहीं होगा? देखिए, जब आप यहाँ पर लाइन खींचिएगा ना तो आपका जितना ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी ऑप्शंस गुजरता है, लेकिन कितना नियरेस्ट पूछा हुआ है इसका ज़रा से गौर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ से मुंबई है और यहाँ आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ ये हुआ, यहाँ से खींच दें हम लोग, ये मुंबई। अब यहाँ पर देखिए कि किन राज्यों से होकर नहीं गुजरेगा। तो हरियाणा तो बीचों बीच में है, तो हरियाणा से गुजर रहा है। उसके बाद राजस्थान से भी गुजर रहा है और गुजरात से भी गुजर रहा है। पंजाब, चूँकि ये पंजाब में ही चंडीगढ़ है, तो इससे भी गुजर ही रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? आंसर यही पंजाब है। कैसे कि चूँकि ये एक छोर में है चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है, तो एक छोर में है जो पंजाब को कभी भी टच नहीं करती है। ये पूरा पंजाब वाला हिस्सा है और ये वाला इधर से, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। तो इसका आंसर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर 2 पंजाब। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। कहा क्या है, मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए, यानी किस राज्य का होना चाहिए? देखिए, ऐसे घर पत्थर और लकड़ी के घर जो होते हैं ना, लद्दाख में भी पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो ये तीनों जगह पाया जाता है, लेकिन ये जो आंसर किस शहर का भाग नहीं होना चाहिए, इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। हालांकि इसका जो है सीटेट में थोड़ा सा ये कंट्राडिक्शन है। सीटेट इसका आंसर हिमाचल प्रदेश रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा माइनर मिस्टेक हुआ है इस बार सीबीटी के वजह से। और जब 25-30 दिन तक एग्ज़ाम चले तो क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा रिपीटेड तो होगा ही, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक होगा ही।
तो समझ लीजिए कि ये पत्थर और लकड़ी के घर जहाँ बारिश और वर्षा दोनों होती है, बारिश और बर्फ दोनों गिरता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18/12/2021 को 23:45 बजे प्रस्थान करके 19/12/2021 को 7:45 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल क्या है? सबसे पहले ऐसे प्रश्नों का सवाल में क्या कीजिए कि ये खुल कब रही है? खुल रही है 18 को। 18 को जब ये खुल रही है तो 18/12 को ये कितना समय चली? 18/12 को ये 23:45 में, चूँकि रेलवे का घड़ी में 24 बजता है तो 23:45 हो चुका है 18/12 को, या तो तब क्या होगा 24 में घटा देंगे 23:45 को, तो यानी मात्र ये 15 मिनट चली है। किस दिन? 18 तारीख को, 18 दिसंबर को। अब वो पहुंच रहा है कब? 19/12 को। 19/12 को जब पहुँचे तो जितना समय में पहुँचे उतना घंटा चली वो, तो 19/12 को ये पहुँच गई है कब? 7:45 में। तो ये 7:45 ये चूँकि आपके लिए टाइम निकालना आसान हो गया, तो 45 15 60, 60 का 1 घंटा, तो 8 घंटा हो गया। ये कितना टोटल समय लगा इसको? 8 घंटा। और दूरी दिया हुआ है 432 किलोमीटर। आप औसत चाल निकाल दीजिए। चाल बराबर आप पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी आपके पास है 432 और बटे समय है 8। जब आप इसको कटाइएगा तो 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 24 किलोमीटर पर घंटा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। और जैसे ऑप्शन नंबर 4 मारे कि आपका आंसर मतलब सर्वनाश हो जाएगा। क्या है ये? मीटर पर सेकेंड में है। क्या करते हैं हम लोग? बना लेते हैं, जैसे 54 मिल गया औन ताव देखते हैं, बस 60 से 54 में मार देंगे। लेकिन ये 54 मेरा किस में आंसर आया? किलोमीटर पर घंटा में। तो ये आंसर कभी भी नहीं होगा। आप गौर कीजिएगा, ये मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे? नहीं समझ में आ रहा है, कुछ याद नहीं रहा है, तो ये 54 किलोमीटर है बटे नीचे 1 घंटा है। आप ऐसे कर सकते हैं बच्चे की तरह, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना। 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। औनताव देखेगा 1 घंटा बराबर 60 दे देगा नीचे। अरे 60 मिनट होता है, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो सेकंड कर दिए। अब ये कटाते हैं। अब देखिएगा 18 से दोनों कट रहा है, 18 तिया 54, 18 दूना 36, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15 मीटर पर सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर 2। यही सब गलती कीजिएगा एग्जाम में, एकदम ध्यानपूर्वक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। देखिए इस प्रश्न को इस बार सटीक प्रश्न दिया हुआ है। पिछले बार क्या करता था कि यही चीज़, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के अग्र दांत बड़े होते रहते हैं, इसीलिए आगे के दांत बड़े ना हो, चीज़ों को कुतरते रहते हैं। उसमें ऑप्शन क्या करता था? गिलहरी और चूहा दोनों दे देता था अलग अलग। गिलहरी, दूसरा में चूहा, दोनों दे देता था। अब गिलहरी और चूहा दोनों का दांत बढ़ता है और सीटेड वाला आंसर क्या कर रख देता है? गिलहरी सिर्फ, यानी आंसर सिर्फ गिलहरी रखता था। तो इसका मतलब चूहा के बारे में गलत कह रहे हूँ, करेक्ट, चूहा का दांत नहीं बढ़ता है। अब यही चीज़ आप कह रहे हैं इस बार कि किन 2 जानवरों का, तो चूहा और गिलहरी का आगे का दांत बड़ा रहता है। हम लोग भी देखते हैं जब रहते हैं ना तो घर में चूहा घुस जाता है, पेपर काट दिया, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स काट देता है, कपड़ा काट देता है, तो हम लोग झल्लाते हैं कि चूहा को क्या मिलता है कपड़ा काट के, कागज़ काट के। लेकिन वो बात नहीं है। ये क्या होता है कि जब इसका दांत स्थिर हो जाएगा, कोई चीज़ नहीं कुतरेगा काटेगा, तो इसका दांत आगे का बड़ा होते जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ों को अपना दांत पहना रखने के लिए, यानी पैनिक रखने के लिए, छोटा रखने के लिए ये कुतरता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, चूहा और गिलहरी। आप जो प्रीवियस ईयर बनाए होंगे देखे होंगे, उसमें इस तरह का था, जो गिलहरी अलग ऑप्शन में, चूहा अलग ऑप्शन में।
अगला प्रश्न है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए, इत्र यानी सेंट के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? यूपी का। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? रेत चूंकि रेगिस्तान में पाया जाता है, जहाँ मरुस्थल होते हैं बालू ही बालू होता है, तो वहाँ टीला पाया जाता है। तो अफगानिस्तान और इंग्लैंड में नहीं पाया जाता। उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश नहीं पाया जाता। बर्लिन और राजस्थान, बर्लिन में भी नहीं पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। आबू धाबी और अफगानिस्तान, आबू धाबी और अफगानिस्तान में रेत के टीले पाए जाते हैं। और हमारे देश में राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वहाँ भी ये पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिमी गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा है। देखिए ये मैप से एक प्रश्न हमेशा रह रहा है, वो डायरेक्शन वाला, दिशा वाला। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है, भोपाल बेंगलुरु, बेंगलोर देखिए यहाँ पर है, ये बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम, गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु, गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु, गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु कह रहा है। तो आप इसको गौर से देखिएगा, ये जो है ना, इसी में आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु, ये वाला पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ये सवाल में ही बता दिया कि भोपाल जो है दक्षिण में है, यानी बेंगलुरु के उत्तर में भोपाल है, भोपाल के पश्चिम में आपका गांधीनगर। तो अब पूछ रहा है कि गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु है, गांधीनगर जिसके सापेक्ष में है उसको देखना है वहाँ से हमको, यानी गांधीनगर के सापेक्ष में कह रहा है बेंगलुरु, तो गांधीनगर से हमको देखना है कि ये किस दिशा में है, ये किस दिशा में है। जैसे कि मैप में क्या है कि नीचे दक्षिण होता है, नीचे दक्षिण होता है और हमारे दाएं तरफ पूरब हो गया, बाएं तरफ पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर हो गया। तो ये दक्षिण और हम पूरब की ओर जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्व हो गया। तो पहले सोचना है कि दक्षिण पूर्व, इसका आंसर दक्षिण पूर्व। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन चुनिए। ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन चुनिए। ब्रॉन्ज के बारे में क्या सही कथन है? यह टीन और जस्ता का मिश्र धातु है, गलत। यह एक यौगिक है, ये भी गलत। यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, यानी हम ब्रॉन्ज जो है जिसको कांसा कहते हैं, कॉपर और टीन मिलाकर कांसा बनाते हैं, तो ये मिश्र धातु है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। यानी हम कुछ ऐसा उपाय करते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम वस्तुओं को, खाने पीने की वस्तुओं को बचाते हैं। तो सेब को कैसे बचाते हैं? मुरब्बा करके, ये सही है। दूध पनीर फाड़ के, कच्चा आम अचार बनाते हैं तो वो सालों साल रख सकते हैं हम। दाल का पापड़ बना देते हैं तो सालों साल रहता है। दूध का पनीर बनाना ये खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं है। दूध को फाड़ लेते हैं और पनीर बनाते हैं, पनीर भी लंबे समय नहीं रह सकता अचार की तरह, मुरब्बा की तरह या पापड़ की तरह। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? देखिए एक नया शब्द है लेखा। ये जो है आपका लद्दाख का लोग, लेह और लद्दाख के लोग क्या करते हैं कि वहाँ टेंट बनाकर रहते हैं और वहाँ के स्थानीय जनजाति जो चांगपा जनजाति है, वो चांगपा जनजाति, याद रखिएगा चांगपा जनजाति ये लद्दाख में पाया जाता है। और ये चांगपा जनजाति क्या करते हैं, याक के गर्दन पर बड़ी बड़ी बाल होती है, उस बाल से एक सीट बनाते हैं और उसी सीट से तंबू बनाता है जिसको कहा जाता है रेबो। और वहाँ जब जानवर को रखने के लिए बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है लेखा। अलग अलग क्षेत्रों में जिसको साइड कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, अब बोलचाल के भाषा में आप लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कहते होंगे। तो जानवर ये कहाँ, लेह और लद्दाख में। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? पहले था 7, अब 2 हो गया तो +2 बराबर 9। बिल्कुल गलत, 9 जैसे मारे गलत, इसमें -1 कर देंगे बराबर 8।
यानी 2 क्या हुआ, पहले 7 2 था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हो गया आपका 9। लेकिन अब क्या किया, अंडमान ये जो है दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग था, और दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 1 कर दिया, तो 9 तो हो गया, 9 में जब 2 मिलकर 1 हो गया तो 8 हो गया। तो यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 और राज्यों की संख्या पहले कितनी थी, 29। अब जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया तो हो गया क्या, 28। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। अरब सागर पर स्थित है। अब देखिए 3 राज्य अरब सागर की तरफ कौन कौन है, आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ये सिर्फ रटना नहीं होता है, मैप को आप थोड़ा देखिए। 2 ही चीज़ है ही यहाँ से प्रश्न पूछने के लिए, एक अरब सागर और दूसरे तरफ बंगाल की खाड़ी। पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग में अरब सागर। तो अरब सागर से कौन कौन राज्य लगते हैं एक ग्रुप लिखिएगा, और आप बंगाल की खाड़ी की तरफ से कौन कौन राज्य लगते हैं उस मैप को देखकर आप लिखिएगा, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। फिलहाल अभी तो हम बता ही रहे हैं, चलिए फिलहाल हम बता देते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि देखिए अरब सागर, ये वाला भाग अरब सागर है, यहाँ से अरब सागर शुरू होता है, और ये अरब सागर से कौन कौन राज्य लागू लगता है। अरब सागर से सटने वाला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया, यहाँ गोवा छूट जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तीसरा गोवा, उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल, 5वां केरल। ये 5 राज्य है जो आपका अरब सागर से लगने वाला कौन हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब बंगाल की खाड़ी से लगने वाला, बंगाल की खाड़ी से लगने वाला देखिए, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल हो गया, दूसरा हो गया उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक आंध्र प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, और चौथा तमिलनाडु। बस ये 4 5 4 9 हो गया, तमिलनाडु। तो ये 5 राज्य को याद रखना है। हमारे दाएं तरफ 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो ये बंगाल की खाड़ी से लग रहा है, और अरब सागर से लगने वाला 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब आइए हम लोग सवाल पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिनके सभी राज्य समुद्र अरब सागर से कौन लगता है। केरल था अरब सागर में, सबसे नीचे था। कर्नाटक भी था, यानी अरब सागर की तरफ से। महाराष्ट्र भी था, तो महाराष्ट्र भी था। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, तो उस पार में था, इसलिए ये भी नहीं। आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य यानी लोक नृत्य है। छऊ जो है ये छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। छऊ छत्तीसगढ़ का है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। असम का याद रखिएगा, बिहू। छऊ और बिहू में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कछुआ के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कछुआ केंचुए है, सॉरी ये थोड़ा मिस्टाइप भी हो जाता है, केंचुआ समझिएगा इसको। केंचुआ के बारे में, केंचुए खेत में जिसको फील्ड कहते हैं, छेद बनाते हैं और वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। क्या ये सही है कि केंचुआ खेत में यानी मिट्टी में छेद कर देता है और जो है हवा और पानी आसानी से घुस पाए
दूसरा है केंचुए के खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बना देते हैं। केंचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। केंचुआ खरपतवार से नहीं बचाता है। केंचुए का मल मृदा को उर्वरा बनाते हैं। यानी ये सही है, ये भी सही है और डी सही है। यानी इसका आंसर हो गया ए सी डी, ऑप्शन नंबर 3। यानी केंचुआ क्या करता है, खेत में छेद बनाता है। छेद जैसे बन जाता है तो उसमें हवा पानी आसानी से पहुंच जाए। फिर जो है केंचुए के खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बना देती है। पोली मतलब भुरभुरा होता है तो पोली बना देती है। केंचुए का मल मृदा को, यानी वो जो शौच करता है तो उसका मल उपजाऊ हो जाता है। अगला प्रश्न है मिश्रित लर्निंग मोड में। अब देखिए यहाँ से जैसे कि पता होता है कि ईवीएस का 15 प्रश्न और ईवीएस पेडागोजी का 15 रहता है, तो ये पेडागोजी बहुत बारीकी से करना होगा आपको, तभी आप नंबर उठेगा। तो चूँकि आप जानते हैं कि 30 जो है आपका 30 सीडीपी रहेगा सिलेबस में, 15 हर चीज़ का। ये ईवीएस का पेडागोजी हो जाएगा, ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, और फिर लैंग्वेज 2 रहेगा, दोनों का 15 रहेगा। तो आप देख सकते हैं तो 60 30 90 नंबर, 150 में 150 में 90 बचता है 60 में से कितनों आप पेडागोजी बेहतरीन नहीं कीजिएगा, आप सीडीपी बेहतर नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट सीटेट में नहीं होता है। इसीलिए सीटेट हार्ड होता है। तो इसलिए पेडागोजी को गौर से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। और पेडागोजी जो ईवीएस पेडागोजी है इसका भी वीडियो हम बनाए हुए हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं है, 5 6 7 वीडियो है, उसको देखिएगा। पेडागोजी का आप यूँ ही 10-12 प्रश्न ईजी वे में बना सकते हैं उस वीडियोज़ को देखकर। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ देखिएगा ईवीएस पेडागोजी से संबंधित कुछ वीडियो बनाए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। मिश्रित मोड यानी मिश्रित लर्निंग मोड यानी मिलाकर कोई चीज़ सिखाना, जो ईवीएस पढ़ाते हैं क्या फ़ायदे हो सकते हैं। विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। गलत, चौकन्ना नहीं रहेगा तो वो सोचेगा क्या, समझेगा क्या, चौकन्ना रहना चाहिए। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें हर समुदाय में पूरक गतिविधियों से पूरा कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि मिश्रित लर्निंग मोड यानी जब हम कंबाइंड कुछ सिखाएंगे, इस मोड में क्या होता है, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी ऑनलाइन वगैरह जूम मीटिंग वगैरह होता है तो इसको कहते हैं हम लोग मिश्रित लर्निंग मोड। और इसमें विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। जब हम लोग जूम मीटिंग या गूगल क्या कहते हैं जूम ऐप पर ये सब करते हैं तो क्या होता है, शिक्षक और छात्र दोनों मिल जाते हैं। विद्यार्थियों के कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालीन यानी सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी जो जूम मीटिंग वगैरह बताए पिछले क्वेश्चन में, विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं, सही बात है। दूसरा, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं, तो समकालीन शिक्षण की विशेषताएं हैं। जब भी वह शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है। शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं, जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा कि विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। आप क्या कह रहा है कि समकालीन शिक्षण की विशेषता यानी हाल फिलहाल का क्या विशेषता है कि शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हो जाते हैं। ये ज़्यादा सटीक है, और भी कई आंसर हो सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कोई लेकिन कह रहा है कि जैसे सीटेट हमेशा आपका सबसे सटीक आंसर खोजता है, तो आपका सटीक आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है स्वाति कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधे के आकार, पत्ते, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है डैश की तरफ। जब हम
कुछ भी अलग अलग पत्ते, अलग अलग पेड़ पौधे बच्चों को दिखाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, पौधों के भागों को नहीं, पौधे के भाग क्या, अलग अलग पेड़ ही दिखा रहे हैं तो पौधा का भाग नहीं। पौधों और पेड़ों के बीच अंतर, पौधों और पेड़ों के बीच, पौधे छोटे पौधे होते हैं और पेड़ बड़े होते हैं, तो उसमें हम अंतर नहीं कर रहे हैं। पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, हम क्या ज्ञान करा रहे हैं किसकी तरफ, कि पेड़ पौधा जो भी है उसमें भिन्नता कैसे है, पत्ते के आधार पर उसका डिजाइन, आकार, तो इन सभी की भिन्नता के बारे में उसको दिखाना चाह रहे हैं। मानव के लिए पौधे का महत्व, ये नहीं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, रीता एक ईवीएस शिक्षिका है, एक थीम है यानी विषय वस्तु है खाद्य, पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है कि देखो खाने पीने की चीज़ अलग अलग घर में जाओ, देखो क्या क्या चीज़ बचा के रखा है जो कि भविष्य में वो यूज करेगा। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा, सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होगा, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनना, सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना, फिर है समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, डी यानी समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। इसका आंसर क्या हो सकता है कि उद्देश्य महत्वपूर्ण क्या हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि डी यानी समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर, समुदाय जो भी ग्रुप है उससे बात करने का अवसर तो मिलेगा ही, फिर जो है समुदाय के प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का। देखिए इनमें से ये सभी होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका आंसर सभी होगा कि सर्वेक्षण करने की कौशल क्षमता का आकलन करना, यानी वो सर्वेक्षण, यदि हम छांटेंगे तो सिर्फ बी ही छटाएगा इसमें से, बाकी ए सी डी सही होगा। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसका आंसर हमको लगता है क्या जो सी टेट है ये ए बी सी रखा है, ए बी सी रखा है, तो हो सके थोड़ा सा मिस्टेक भी इस बार हुआ है। बहुत ऐसे प्रश्न ऐसे थे जो विवाद के घेरे में रहा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? तो आपको इन उद्देश्य में से देखना है कि कौन से उद्देश्य हैं। लेकिन ये वाला जो वीडियो है ये आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, यानी जो प्राकृतिक हैं, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, ऐसे वातावरण के बीच में कैसे संबंध हैं, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस समझ का विकसित करना, ये सही हो सकता है। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, यानी विद्यार्थी को पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दा है उस मुद्दा को क्या करेंगे, उस मुद्दे के बारे में जागरूक करेंगे, उस मुद्दे से संबंधित तथ्यों के बारे में जागरूकता करेंगे। तो ये भी आंसर। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूप के आवास रूप में एक समझ विकसित करना, नहीं, ये क्या कर रहा है, पाठ्यचर्या प्राथमिक स्तर पर हम इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को सिखाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, तो ये नहीं होगा। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना, शिक्षण शास्त्र, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। ए बी किसमें है? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। समूह बनाने के लिए किस मानदंड को आप रखेंगे? हम ग्रुप बनाएंगे बच्चों का, तो आप क्या मानदंड रखेंगे? उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें। संज्ञानात्मक स्तर के आधार पर कर सकते हैं। लिंग के आधार पर, यानी लड़का लड़की का अलग अलग समूहीकरण, ये बिल्कुल गलत, लैंगिक भेदभाव हो जाएगा। पूरी कक्षा में जितने समूह बना सकें बना लें। समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं, कि जो कोऑपरेटिव हो, जो प्रतिभावान हो, उसके आधार पर, यानी प्रतिभागी कंपटीटर हो, उसके आधार पर हम क्या करें, ग्रुप बनाएं। ऐसा नहीं कि कोई दिव्यांग है उसको रेस में बराबर में कर दें उस ग्रुप में, वो नहीं। यदि क्विज है तो क्विज को
जो एक आधार पर वर्गीकृत कर देंगे। तो यानी समूहों के बीच सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाते हुए हम ग्रुप बनाएंगे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित, एकीकृत, अनुभवात्मक, प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय समावेशी, वैश्विक से नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एकीकृत और अनुभवात्मक भी नहीं, ये क्या होगा, समावेशी, प्रासंगिक और थीम आधारित। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी के द्वारा हम कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं ईवीएस के बारे में, तो एक शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए कि कहानियों को किसी अवधारणाओं के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। सही बात, किसी चीज़ के बारे में गलतफहमी, र्यूमर जो होता है उसकी रचना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कथन है ये। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। तो ये भी क्या है, सही है। चित्रित करना चाहिए कह देता तो ये ऑप्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता। कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजन होनी चाहिए, ये भी हो सकती है। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। हम किसी ईवीएस की अवधारणा को स्पष्ट कर रहे हैं तो सबसे सटीक 3 इसमें कौन हो सकता है, लेकिन चूंकि इसमें चौथा तो है नहीं, चारों है नहीं, तो इसलिए एक क्या हो सकता है, कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजन होनी चाहिए। ये अवधारणा से अलग हटकर भी हो सकती है मनोरंजन और मज़ेदार। तो चूंकि क्या कह रहा है, कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे, यानी जो टॉपिक है उससे वो जुड़ाव महसूस करे। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने को कहेगी। मानचित्र कौशल, कथन है, मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, दिशा का होना जरूरी है मानचित्र में, बिल्कुल सही है। अमानकीकृत मानचित्रण बनाना, अमानकीकृत यानी मानकीकृत जो पैमाना होता है वो भी होता है और अमानकीकृत भी बना सकते हैं आप। अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, कोई प्रतीक सिंबल देते हैं हम लोग, ये नदी, पहाड़, झरना, तो ये हो सकता है। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, यानी जो यूनिवर्सल सिंबल होता है, यानी दुनिया के हर कोने में यदि हम नदी को, पानी को ये ब्लू दिखाते हैं तो दुनिया का हर देश का नक्शा वाला पानी वाले भाग को ब्लू ही दिखाता है। तो यानी सार्वभौमिक प्रतीक का उपयोग करते हुए मानचित्र बनाते हैं, तो ये भी सही है। बी में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ए सी डी आपका ऑप्शन में है नहीं, तब क्या हो सकता है, अमानकीकृत मानचित्रण बनाना, ये भी सही। ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी। इसी तरह थोड़ा थोड़ा कुछ लॉजिक भी लगाते हुए करना होगा। ये सीटेट ऐसा है ना कि आपको उलझा देगा कहीं ना कहीं से। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल्स जैसे सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है, यानी दोनों जगह के आवास का चित्रण करते हुए बता रही है। अवलोकन और रिकॉर्डिंग, विश्लेषण, प्रयोग, तुलना करना और विश्लेषण, दोनों जगहों के आवास को क्या कर रही है शिक्षिका, तुलना कर रही है और उसका विश्लेषण कर रही है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी जो पानी बर्बादी हो रहा है उससे हम गतिविधि का पता लगाने का रहा है, उसके व्यवहार का पता लगाने का रहा है, कौन सा रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में, तो ये लोगों के बारे में नहीं हो सकता, ये दैनिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है।
एक नाले का भ्रमण करना, नाले का भ्रमण नहीं, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत से भी कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं और कोई सटीक। प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी का मात्रा का अनुमान लगाना, कि अब ये प्रतिदिन एक परिवार क्या क्या पानी कर सकता है, नहाना, धोना, कपड़ा साफ करना, फिर खाना बनाना, बच्चे को नहलाना, खेती करना वगैरह वगैरह। तो इससे हम क्या करेंगे, उपयुक्त पता लगा सकते हैं कि एक परिवार कितना पानी बर्बाद कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का अभिन्न घटक है? पर्यावरण शिक्षण का कौन सा अभिन्न घटक है? पाठ्य पुस्तकें, बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता, शैलप्ले भूमि या भूमिका निर्वाह। क्या है? बच्चों का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों का वातावरण जैसा रहेगा बच्चे वैसे ही सीखेंगे, यानी बच्चे जिस पर्यावरण में रहते हैं उस पर्यावरण में रहते हुए बच्चे सीखते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण, पाठ्य पुस्तक किताब का आप चयन कैसे करवाइएगा, महत्वपूर्ण मानेंगे? पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। सही बात, कि ये बच्चों में ये नहीं लगे कि ये लड़का है, लड़की है, ये फलाना जात का है, फलाना धर्म का है, या कोई पुराना रीति रिवाज अंधविश्वास है, तो वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। मानक भाषा क्या होती है कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं का देश है। भाषा की बात करें तो यहाँ 1600 प्लस भाषाएं बोली जाती है। तो अलग अलग भाषा को लेकर हम किसी संस्थान में एक जगह पर अलग अलग भाषा का प्रयोग करके नहीं पढ़ा सकेंगे, क्षेत्रीय भाषा के भी आधार पर। तो एक भाषा हम लोग मानक कर लेते हैं। अभी हिंदी हम लोग अपने घरों में हो सके अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसमें, हिंदी में। तो हिंदी एक मानक भाषा लिए हुए हैं हम लोग। तो पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होना चाहिए, यानी मानक भाषा सबका होना चाहिए। तो क्या ये हो सकता है? पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए, ये इससे मतलब नहीं है। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक सचित्र यानी चित्र भी होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। ये नहीं कि दाम कम है और पतली होनी चाहिए, ये नहीं कि भाषा मानक भाषा ही होनी चाहिए, ये भी नहीं। 2 3 रहता तो ये भी हो सकता था, लेकिन इसका सटीक आंसर है ए और डी होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? हम जेंडर, देखिए जो चीज़ें हैं, एक लिंग और दूसरा यानी सेक्स, अलग अलग चीज़ होता है। जब हम वीडियो बनाएंगे समाज के निर्माण में लैंगिक मुद्दे, तब हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो क्या कह रहा है कि लिंग यानी रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त है? लिंग के बारे में हम बच्चों को सिखा रहे हैं। सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण, ये सटीक आंसर यही है कि हम क्या करेंगे कि अलग अलग घर में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कौन कौन से सदस्य कौन कौन से काम कर रहे हैं। महिला कौन काम कर रही है, पुरुष कौन काम कर रहे हैं, लड़के कौन काम कर रहे हैं, लड़कियां कौन काम कर रही है। तो वहाँ पर आपको बढ़िया से लिंग और जेंडर रूढ़िवादिता सीखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 1। तो नंबर 30वां प्रश्न जो था ये थोड़ा सा दुविधा में छूट गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हुआ हो और पसंद भी आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से ही आपका 2-4 प्रश्न मैच कर जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।